Welcome to our YouTube channel JPS Ratanmala Majholia, the best educational YouTube channel for all subjects of all classes. Please like, comment and share. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि पढ़ने पढ़ाने की लड़ी टूटे नहीं। तो आइए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं जय सर के साथ। प्लीज वॉच टिल द एंड। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस का चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो कि केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर हमारे क्लास 10th के सिलेबस में पढ़ेंगे। अभी तक हमें टोटल 118 एलिमेंट्स नोन हैं। आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स 98 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग and remaining 20 elements are artificially prepared by our scientists. अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि आखिर हमें इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों है। इन एलिमेंट्स को हमें क्लासिफाई करने की जरूरत इसलिए है ताकि हम इन एलिमेंट्स को प्रॉपरली स्टडी कर सकें, इनके सारे प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी कर सकें, और जब हम उनके सारे प्रॉपर्टीज के बारे में प्रॉपर स्टडी करेंगे तभी हम इनके प्रॉपर यूज के बारे में जान पाएंगे और अपने वेरियस पर्पसेस के लिए इन एलिमेंट्स को हम सेटिस्फैक्टरीली और सुटेबली यूज कर पाएंगे। क्लासिफिकेशन का एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं कि अगर एक किराने की दुकान भी है तो वहां पे सब कुछ वेल अरेंज्ड होता है। आपने देखा होगा किराने की दुकान में सारी चीजें कैसे क्लासिफाइड रहती हैं। सारे के सारे जो सोप्स हैं वो एक अलग तरफ रैक्स में अरेंज्ड होते हैं। सारे के सारे बिस्किट्स हैं वो अलग रैक्स में अरेंज्ड होते हैं। इसी तरह सिमिलरली अदर जो आइटम्स होते हैं वो अपने अपने रेस्पेक्टिव रैक्स में वेल अरेंज्ड होते हैं। एक बार फिर जब आप सोप वाले लाइन में देखेंगे तो सारे के सारे बाथिंग सोप्स अलग हैं और सारे के सारे जो डिटर्जेंट केक्स हैं यानी कि वॉशिंग सोप्स हैं वो अलग अरेंज्ड हैं, और सारे के सारे जो डिश वॉश हैं, बर्तन धोने वाले जो साबुन हैं वो अलग अरेंज्ड हैं। फिर जब आप ध्यान से देखेंगे बाथिंग सोप्स में ब्रांड्स के हिसाब से फिर उनको अलग स्टैकिंग करी गई है। डव अलग है, पियर्स अलग है, लक्स अलग है, हमाम अलग है, लाइफ बॉय अलग है, वगैरह वगैरह। फिर हर तरह के साबुन में अलग अलग ब्रांड्स के स्टैक्स अलग अलग हैं। उसी तरह बिस्किट्स में भी अरेंजमेंट्स हैं, अदर कॉस्मेटिक्स में भी इसी तरह से अरेंजमेंट्स हैं, या अदर जो भी चीजें वहां पर बिक रही हैं उस दुकान में सभी इसी तरह प्रॉपरली वेल अरेंज्ड हैं, ताकि जब भी कस्टमर कोई चीज की डिमांड करे तो दुकानदार शॉपकीपर इजीली उन चीजों को फाइंड आउट करके उनको दे दे। और कई बार उसे तो ये बात याद तक हो जाती है कि कौन सी चीज कहां है, सामने कस्टमर है, कस्टमर से वो बातचीत भी कर रहा है और कस्टमर ने डिमांड किया कि हमें फला चीज चाहिए। वो कस्टमर से बात करते हुए हाथ ऐसे बढ़ाता है और उस पर्टिकुलर आइटम को निकाल करके कस्टमर को दे देता है, क्योंकि उससे वो सब कुछ याद हो गया है कौन सी चीजें कहां है। ऐसा तभी हुआ है जब दुकान में रखी हुई सारी चीजें वेल अरेंज्ड हैं, यानी कि प्रॉपरली क्लासिफाइड हैं। इसी तरह एक मेडिसिन शॉप में भी दवाइयां प्रॉपरली वेल अरेंज्ड होती हैं। अल्फाबेटिकली मेडिसिन को अरेंज किया जाता है। उसके अलावा अल्फाबेटिकली में भी फिर और भी प्रॉपर क्लासिफिकेशन के लिए सारे के टैबलेट्स एक तरफ, सिरप्स एक तरफ,
इंजेक्शन सेक्स तरफ वगैरह वगैरह, और उनमें भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर देकर के उनको वेल अरेंज किया जाता है, ताकि जो भी मेडिसिन सर्च करना हो, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हो, एक्सैक्ट प्लेस पर जा करके और लेस टाइम में उन मेडिसिन को सर्च करके सेल किया जा सके। तो इसी तरह से जब हम इन एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं और इनके सारे प्रॉपर्टीज को जानना चाहते हैं, ताकि हम इनके प्रॉपर्टीज के अनुसार अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर सकें सेटिस्फैक्टरली, इनका क्लासिफिकेशन मस्ट है। तो शुरू से ही इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए बहुत सारी कोशिशें की गई। अर्ली जो क्लासिफिकेशन आया उसमें एलिमेंट्स को 2 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लेकिन उसके आगे भी उसके और फर्दर क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि जैसे जैसे मोर एलिमेंट्स डिस्कवर होते चले गए और नॉन एलिमेंट्स की मोर प्रॉपर्टीज के बारे में हमको पता चलता चला गया और बेटर क्लासिफिकेशन की जरूरत महसूस होने लगी, और हमारे साइंटिस्ट बेटर क्लासिफिकेशन के लिए कोशिश करने लगे। इसी सिलसिले में 1817 में डोबेराइनर साहब है, ये जर्मन केमिस्ट थे डोबेराइनर साहब। डोबेराइनर साहब ने यह देखा कि अगर हम नॉन एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज करें तो 3 एलिमेंट्स के ग्रुप्स तैयार हो जाते हैं, और उन 3 एलिमेंट्स के जो ग्रुप्स तैयार हो रहे हैं उनमें एक प्रॉपर्टी है देखने के लिए मिल रही है कि फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मासेस का जो एवरेज आता है वो सेकेंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल होता है, रफली इक्वल होता है। और ये जो 3 एलिमेंट्स के क्लास तैयार हुए, ग्रुप्स जो तैयार हुए, उनको उन्होंने नाम दिया ट्राइड्स। इसलिए डोबेराइनर साहब के इस क्लासिफिकेशन को हम लोग डोबेराइनर्स ट्राइड्स के नाम से जानते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं उनके ट्राइड का एग्जांपल दिया हुआ है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये एक ट्राइड तैयार हो रहा है। बेसिस क्या था उनका कि फर्स्ट एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मासेस का जो एवरेज आएगा वो रफली इक्वल होगा सेकेंड एलिमेंट का एटॉमिक मास का। तो फर्स्ट एलिमेंट लिथियम का एटॉमिक मास है 6.9, थर्ड एलिमेंट पोटेशियम का एटॉमिक मास है 39.0। अब जब हम एवरेज निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? इन दोनों को ऐड करके हम 2 से डिवाइड करेंगे। 6.9 प्लस 39 कितना हो जाएगा? 45.9, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 46। और जब 46 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 23 आएगा, और वही सोडियम का एटॉमिक मास है। इसी तरह दूसरा जो ट्राइड तैयार हुआ कैल्शियम, सोडियम और बेरियम का। तीसरा ट्राइड हुआ क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। लेकिन डोबेराइनर साहब के इस ट्राइड्स में, यानी कि डोबेराइनर साहब ने जो अपना एक क्लासिफिकेशन दिया जिसे हम डोबेराइनर ट्राइड्स के नाम से जानते हैं, इसमें बट लग गया, इंतु किंतु परंतु लग गया। क्यों लग गया? क्योंकि डोबेराइनर साहब के टाइम में जब उन्होंने अपना ये ट्राइड तैयार किया उस वक्त ऑलमोस्ट 30 एलिमेंट्स नोन थे, एंड आउट ऑफ 30 एलिमेंट्स उन्होंने ओनली 3 ट्राइड्स बना पाए। आउट ऑफ 30 एलिमेंट्स में वो सिर्फ 3 ट्राइड्स बना पाए। 3 ट्राइड्स में 3, 3, 3 यानी कि टोटल 9 एलिमेंट्स इंक्लूड हो पाए। व्हाट अबाउट रिमेनिंग 21 एलिमेंट्स?
उनका तो कोई यहां पर जिक्र नहीं आया। इसीलिए डोबेरेनर साहब का ये जो क्लासिफिकेशन था वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ और साइंटिस्ट लोग और आगे थिंक ओवर करने लगे, अपने रिसर्च में लग गए कि कोई और परफेक्ट क्लासिफिकेशन लेकर आना पड़ेगा। तो 1866 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे न्यूलैंड साहब। न्यूलैंड साहब ने एक लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जनरेट किया, यानी कि उनके रिसर्च में आया कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज करते हैं तो जिस तरह से संगीत के सुर होते हैं उसी तरीके से ये एलिमेंट्स भी अरेंज हो जाएंगे। यानी कि संगीत के सुर में क्या होता है, हर आठवां जो सुर होता है पहले सुर के बराबर होता है। क्या है संगीत के सुर? सा रे ग म प ध नि सा। सा रे ग म प ध नि सा, यानी कि ये जो आठवां जो सुर आ रहा है बिल्कुल पहले सुर की तरह रहा। पहला सा था, आठवां भी सा आ गया। इसी तरह से अगर जो नॉन एलिमेंट्स हैं उनको उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज करें तो एक ऑक्टेव क्रिएट हो जाएगा। यानी कि हर एर्थ एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होगा फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच करेगा। और फिर उन्होंने इसको अरेंज भी किया। उन्होंने जो अपना एक ऑक्टेव तैयार किया उसको नाम दिया गया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। उसका एक हिस्सा यहां पर मैंने आपको समझाने के लिए बना रखा है। इसमें हम देख सकते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह वगैरह एंड सो ऑन। ये आगे बढ़ता चला जा रहा है। यहां हम देख रहे हैं कि फ्लोरीन की जो प्रॉपर्टी है वो हाइड्रोजन से मैच कर रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्लोरीन एर्थ एलिमेंट है जिसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन से मैच कर रही है। अब यहां से काउंटिंग शुरू करते हैं लिथियम से, तो एर्थ एलिमेंट है सोडियम, उसकी प्रॉपर्टी लिथियम से मैच कर रही है। अगर यहां से आप काउंटिंग शुरू करें 1 2 3 तो फिर एर्थ एलिमेंट बनेगा मैग्नीशियम जिसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट बेरिलियम से भी मैच करेगी। अगर आप यहां से बोरॉन से काउंटिंग करें तो ये एर्थ एलिमेंट बनेगा एल्युमिनियम और एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी बोरॉन से मैच करती है। कार्बन से अगर आप शुरू करें तो एर्थ एलिमेंट बनेगा सिलिकॉन और सिलिकॉन की प्रॉपर्टी कार्बन से मैच करती है। नाइट्रोजन से आप शुरुआत करें तो एर्थ एलिमेंट बनेगा फास्फोरस, उसकी प्रॉपर्टी नाइट्रोजन से मैच करती है। अगर आप ऑक्सीजन से शुरू करें तो एर्थ एलिमेंट बनेगा सल्फर, इसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट ऑक्सीजन से मैच करती है। अगर हम यही काउंटिंग फ्लोरीन से शुरू करें तो एर्थ एलिमेंट बनेगा क्लोरीन और इस एर्थ एलिमेंट क्लोरीन की प्रॉपर्टी फ्लोरीन से मैच करती है। सिमिलरली अगर हम सोडियम से शुरू करते हैं तो एर्थ एलिमेंट बनेगा पोटेशियम और पोटेशियम एर्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट सोडियम से मैच करती है। सिमिलरली अगर हम मैग्नीशियम से काउंटिंग शुरू करते हैं तो उसका एर्थ एलिमेंट बनेगा कैल्शियम। एर्थ एलिमेंट कैल्शियम की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट मैग्नीशियम से मैच करती है। यानी कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में नॉन एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज किया गया और यह देखा गया एवरी एर्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट एलिमेंट से मैच करती है। तो ये था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो था यह भी पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं रहा। ये वाइडली एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन नहीं बन पाया। रीजन था
क्या था रीजन? न्यूलैंड साहब के जमाने में टोटल 56 एलिमेंट्स नोन थे। न्यूलैंड साहब के जमाने में टोटल 56 एलिमेंट्स नोन थे और उन्होंने 56 एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस अरेंज किया। ये उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज करने का एक फॉर्मूला बनाया और उसी बेसिस पर उन्होंने अरेंज किया। बट उनके इस लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में यह देखा गया कि कहीं कहीं उन्होंने कुछ समझौता कर लिया, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस जो है वो ऑर्डर कहीं कहीं इसमें ब्रेक हो गया। दूसरी चीज, अपने उस लॉ ऑफ एक्टिव्स को फिट करने के लिए उन्होंने एक ही स्लॉट में दो एलिमेंट्स को रख दिया। जैसा आप यहां देख सकते हैं, एक ही स्लॉट में कोबाल्ट और निकेल है, यहां भी एक ही स्लॉट में दो एलिमेंट्स हैं। एक ही स्लॉट में दो एलिमेंट डाल दिया उन्होंने अपने लॉ ऑफ ऑक्टेव को मैच करने के लिए। नेक्स्ट यह देखा गया कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से दूर हो गए, जबकि उनको एक ही ग्रुप में आना चाहिए था। एग्जांपल के लिए Fe यानी कि आयरन की प्रॉपर्टी कोबाल्ट और निकेल से मैच करती है, बट आयरन कोबाल्ट और निकेल से अलग ग्रुप में चला गया। आयरन यहां है जबकि कोबाल्ट और निकेल यहां है, दोनों का ग्रुप बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट ये देखा गया कि डिसिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स सेम ग्रुप में आ गए। एग्जांपल यहीं पर हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये हैलोजेंस हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन हैलोजेंस हैं। इनकी प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन से मैच करती है, बट कोबाल्ट और निकेल की प्रॉपर्टीज इनमें से किसी से मैच नहीं करती, ना फ्लोरीन से, ना क्लोरीन से, ना ब्रोमीन से। किसी हैलोजन से उसकी प्रॉपर्टी मैच नहीं करती कोबाल्ट और निकेल की। तो फिर कोबाल्ट और निकेल बेवजह ही इस ग्रुप में हाजिर हो गया। डिसिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स एक ग्रुप में हो गए। नेक्स्ट ये देखा गया कि उनके समय में, न्यूलैंड साहब के समय में टोटल 56 एलिमेंट्स नोन थे और उन्होंने यह एज्यूम कर लिया कि यूनिवर्स में, हमारे अर्थ पर या यूनिवर्स में टोटल ये 56 एलिमेंट्स ही एग्जिस्ट करते हैं और कोई अदर एलिमेंट्स एग्जिस्ट करता ही नहीं है। जबकि यह देखा गया कि इनके लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बनने के कुछ ही समय बाद और कई सारे एलिमेंट्स डिस्कवर आउट होने लगे। इन्हीं सभी कारणों से न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स टोटली सक्सेसफुल नहीं रहा। वो वाइडली एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन नहीं रहा। इसका अर्थ यह है कि अभी भी दुनिया के साइंटिस्ट फर्दर क्लासिफिकेशन के लिए, यानी कि और मोर बेटर वे में क्लासिफिकेशन के लिए प्रयासरत थे। इसी सिलसिले में अब आगे आए मेंडलीव साहब, जो कि रशियन साइंटिस्ट थे, रशियन केमिस्ट थे। मेंडलीव साहब ने भी कोशिश की और जब उन्होंने अपनी कोशिश शुरू की तो उस समय टोटल 63 एलिमेंट्स नोन हो चुके थे, जबकि न्यूलैंड साहब के जमाने में 56 एलिमेंट्स नोन थे और अब 63 एलिमेंट्स हो गए। बात समझ में आ रही है? यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज हो गए। लेकिन मेंडलीव साहब ने 63 एलिमेंट्स को प्रॉपर्ली स्टडी किया। उन्होंने 63 एलिमेंट्स के लिए 63 कार्ड्स लिए। एक कार्ड पर एक एलिमेंट का नाम लिखा, उसका सिंबल लिखा, उसका एटॉमिक मास लिखा और उस एलिमेंट के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उन्होंने नोट किया।
केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए उन्होंने हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स का यूज किया, क्योंकि ज्यादातर एलिमेंट्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन होता है, तो उन्होंने बेसिस बनाया केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स को। तो क्या किया मेंडलीव साहब ने कि 63 एलिमेंट्स नोन थे, 63 कार्ड्स लिए, ईच कार्ड पर ईच एलिमेंट का नाम लिखा, उसका सिंबल लिखा, उसका एटॉमिक मास लिखा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखी, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज लिखे, और उन्होंने भी सेम फॉर्मूला अपनाया, वही कि हम इन एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। फिर सब कुछ नोट करने के बाद, सारे एक्सपेरिमेंटेशंस करने के बाद, वो अपने 63 कार्ड्स को लेकर के रेडी हो गए और एक दीवार के सामने खड़े हो गए। फिर उन्होंने, चूंकि उनको इन एलिमेंट्स को अरेंज करना था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, इसलिए उसमें जो लोवेस्ट एटॉमिक मास वाला एलिमेंट था उसके कार्ड को उन्होंने अपने दीवार पर चिपका दिया हाइड्रोजन को। लोवेस्ट मास इसी का था, दीवार पर लेफ्ट हैंड साइड में टॉप कॉर्नर पर उसको चिपका दिया। अब उनके हाथ में बच गए 62 कार्ड्स, और उन सभी कार्ड्स की प्रॉपर्टी जब उससे वो मैच करने लगे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, और फिर जो नियरेस्ट एटॉमिक मास वाला एलिमेंट था, यानी कि हाइड्रोजन के नियरेस्ट एटॉमिक मास वाला, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है उसके नियरेस्ट एटॉमिक मास वाला एलिमेंट, जिसकी फिजिकल और प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज मैक्सिमम मैच करती हो हाइड्रोजन से, उसको ढूंढ के निकाला और फिर उसको हाइड्रोजन के नीचे चिपका दिया उस कार्ड को। यानी कि उनको मिला लिथियम, हाइड्रोजन के ठीक नीचे उन्होंने लिथियम को चिपका दिया, और यही प्रोसेस वो रिपीट करते चले गए, और देखते ही देखते उन्होंने अपने 63 कार्ड्स को अपने दीवार पर इस रूप में चिपका दिया। यानी कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल तैयार हो गया। आप यहां पर देख सकते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल बिल्कुल तैयार हो गया। अब मेंडलीव साहब ने देखा कि हमें 63 एलिमेंट्स नोन हैं, 63 के 63 एलिमेंट्स हमारे इस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में वेल अरेंज्ड हो चुके हैं, और वो भी हमारे फॉर्मूले के हिसाब से कि हमने उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज किया है। पूरी कोशिश किया उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज करने के लिए, और ऑलमोस्ट 100% ना सही, लेकिन ऑलमोस्ट ये उसी पैटर्न पर सारे के सारे वेल अरेंज्ड हो चुके हैं। और जो ये ग्रुप्स तैयार हुए हैं उनमें आने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी मैक्सिमम लेवल तक एक दूसरे से मैच करती है। तो यहां पर बने टोटल 8 ग्रुप्स। उनके पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स बने उनको उन्होंने कहा, मेंडलीव साहब ने कहा कि ये ग्रुप्स हैं, और इस तरह से टोटल 8 ग्रुप्स उनके पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में तैयार हो गए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, 8 ग्रुप तैयार हो गए। और ये जो हॉरिजॉन्टल रोज तैयार हुए उसको उन्होंने कहा कि ये पीरियड्स हैं, यानी कि वो एलिमेंट्स टोटल 6 पीरियड्स में वेल अरेंज्ड हो गए। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड एंड सिक्स्थ पीरियड। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल जो रेडी हुआ उसमें टोटल 8 ग्रुप्स एंड 6 पीरियड्स तैयार हो गए। अब इस पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव साहब ने देखा कि बहुत सारे स्लॉट्स एम्प्टी हैं, खाली हैं। जैसे अभी भी आपको एम्प्टी दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे स्लॉट्स एम्प्टी हैं। तो उनको बहुत सारे स्लॉट्स एम्प्टी दिखाई दिए, खाली दिखाई दिए।
इसके बारे में मेंडलीव साहब ने कहा कि अपने इस यूनिवर्स में अभी और भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अभी तक वे डिस्कवर आउट नहीं हुए हैं। वो फ्यूचर में डिस्कवर आउट होंगे, और जब वे डिस्कवर आउट होंगे तो इस पीरियोडिक टेबल में वे फिट हो जाएंगे, उनको जगह मिल जाएगी। ये खाली जगह यही बता रहे हैं, एम्प्टी स्लॉट्स यही बता रहे हैं कि और भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं और वो फ्यूचर में डिस्कवर आउट होंगे, और जब डिस्कवर आउट होंगे तो जहां एम्प्टी स्पेस है उनके लिए सुटेबली वहां पर वो फिट हो जाएंगे। बट अगर इस पीरियोडिक टेबल में जितने भी स्लॉट्स एम्प्टी हैं, अगर उससे अधिक एलिमेंट्स डिस्कवर्ड होते हैं, तब भी वे पीरियोडिक टेबल में वेल अरेंज्ड हो जाएंगे। ये वाला पीरियोडिक टेबल डिस्टर्ब नहीं होगा, वो अपने लिए या तो नया कोई ग्रुप बना लेंगे या फिर नया कोई पीरियड बना लेंगे और वे वेल अरेंज्ड हो जाएंगे। ये वाला पीरियोडिक टेबल डिस्टर्ब नहीं होगा, ऐसा मेंडलीव साहब ने कहा। सही बात है। और उन्होंने प्रेडिक्शन भी किया, ये भविष्यवाणियां भी की कि कहां पर कैसे कैसे एलिमेंट्स डिस्कवर आउट होने वाले हैं, और उन्होंने उनके नाम की भी भविष्यवाणियां कर दी, प्रेडिक्शंस कर दिए, जैसे कि एक का बोरॉन, एक का सिलिकॉन, एक का एल्युमिनियम, ऐसा उन्होंने कर दिया। और वही बाद में गैलियम, जर्मेनियम, ऐसे एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए जिनकी प्रॉपर्टीज उन्होंने जो प्रेडिक्शन किया था उसी तरह से मैच कर रही थे, और इस पीरियोडिक टेबल को बिना डिस्टर्ब किए हुए वो अपने प्रॉपर प्लेस में एडजस्ट हो गई। तो उन्होंने जो कहा बिल्कुल सही कहा, और प्रैक्टिकली कुछ ही समय बाद ये प्रूव आउट भी हो गया। इसीलिए मेंडलीव साहब का जो पीरियोडिक टेबल था वो सक्सेसफुल रहा और वाइडली एक्सेप्टेबल हो गया। होल वर्ल्ड ने उसको हार्डली एक्सेप्ट किया। बट प्रॉब्लम तब एराइज हुई जब आइसोटोप्स डिस्कवर हुए। आपको मैंने पढ़ाया था आइसोटोप्स का, 9th क्लास का टॉपिक आइसोटोप्स। आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स तो सेम होते हैं बट एटॉमिक मास नंबर्स डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स H11, H12 एंड H13। इन सभी जगह हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर सेम है। ये जो नीचे नंबर लिखा हुआ है 11, यही एटॉमिक नंबर, तो यहां भी एटॉमिक नंबर 1 है, यहां भी 1 और यहां भी 1 है, यानी एटॉमिक नंबर सेम है। और ऊपर जो लिखा हुआ एटॉमिक मास नंबर है, इनका एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है। यहाँ एटॉमिक मास 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, बट तीनों ही हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स H11, H12, H13 एटॉमिक नंबर्स डिसाइड करते हैं एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टीज को, और एटॉमिक मास नंबर डिसाइड करते हैं उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि आइसोटोप्स आर एलिमेंट्स हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। और इसके अनुसार तो पता ही है कि आइसोटोप्स आर एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। इसी तरह कार्बन के आइसोटोप्स 2 C612 एंड C614, कार्बन के 2 आइसोटोप्स। यूरेनियम 92 to 35, यूरेनियम 92 to 38। इसी तरह और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटोप्स बाद में डिस्कवर आउट हुए। अब ऐसे सिचुएशन में यहां पर अब कंफ्यूजन हो गया कि भाई अब इन एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया जाए, आइसोटोप्स को। फिर तब तक आइसोबार्स आ गए। आइसोबार्स ने भी कुछ हद तक कंफ्यूजन क्रिएट किया। आइसोबार्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटॉमिक मास नंबर सेम होते हैं बट एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट होते हैं। तो लिटिल बिट कंफ्यूजन
आइसोबार्स ने भी क्रिएट किया, बट सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट किया आइसोटोप्स की डिस्कवरी ने कि अब इस पीरियोडिक टेबल में उनको प्लेस कैसे दिया जाए। और जब ये एक प्रॉब्लम आई ना, तो फिर इस पीरियोडिक टेबल पर और लोग दिमाग लड़ाने लगे कि इसमें के अंदर और क्या कमियां है। तो फर्दर और एक कमी उनको दिख गई। वो कमी ये थी कि मेंडलीव साहब ने भी एक दो जगह अपने फॉर्मूले से समझौता कर लिया। क्या था फॉर्मूला? क्या हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, लेकिन एक जगह उन्होंने अपने इस ऑर्डर को ब्रेक किया। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कोबाल्ट और निकेल। कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है वो निकेल से अधिक है, या यूं कि निकेल का एटॉमिक मास कोबाल्ट से कम है। तो पहले निकेल आना चाहिए था, बाद में कोबाल्ट आना चाहिए था। लेकिन मेंडलीव साहब ने क्या कहा? पहले कोबाल्ट को डाल दिया, फिर बाद में निकेल को डाल दिया। यानी कि यहां पर उन्होंने समझौता कर लिया। ये कमी नजर आ गई। फिर और थोड़ा दिमाग लगाया दुनिया ने, तो उनको एक कमी हाइड्रोजन को लेकर के दिखाई देने लगी। हाइड्रोजन से कंफ्यूजन क्रिएट होने लगा। क्यों? हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी जहां लिथियम, सोडियम, पोटेशियम से मैच करती है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज जहां लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और नीचे जो भी लिखे हैं उनसे मैच करती है, वहीं हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज हैलोजन से भी मैच करती है। यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से भी मैच करती है। तो फिर मेंडलीव साहब ने हाइड्रोजन को लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जैसे मेटल्स के ग्रुप में क्यों रखा, हैलोजेंस के ग्रुप में क्यों नहीं रखा? यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन वाले ग्रुप में हाइड्रोजन को क्यों नहीं डाला? इसका क्लेरिफिकेशन मेंडलीव साहब ने नहीं किया था। ये सारी प्रॉब्लम्स अब एराइज होने लगे। इसलिए मेंडलीव साहब के पीरियोडिक टेबल पर एक क्वेश्चन मार्क लग गया। उसके बावजूद भी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में एक माइलस्टोन माना जाता है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है मेंडलीव साहब को कि उन्होंने ये जो पीरियोडिक टेबल दिया। अब फिर जब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में भी प्रॉब्लम है, तो जाहिर सी बात है बिना प्रॉब्लम वाला एक और बेटर क्लासिफिकेशन होना चाहिए जिसमें कोई कमी ना हो, जिस पर कोई क्वेश्चन राइज नहीं हो। और जो कमियां मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में रह गई, वो कमियां उस वाले पीरियोडिक टेबल में दूर हो जाए। अब इसको तलाशने के लिए दुनिया आगे बढ़ चली। अभी तक यह देखा गया कि जिसने भी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की, चाहे वो जर्मन केमिस्ट डोबरानर साहब हो, या फिर इंग्लिश साइंटिस्ट न्यूलैंड साहब हो, या फिर रशियन केमिस्ट मेंडलीव साहब हो, सबने एक ही फॉर्मूला अपनाया कि जो नॉन एलिमेंट्स हैं उनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस से अरेंज करते हैं। अब यहां जाकर के, यानी कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पे क्वेश्चन राइज होने के बाद मॉडर्न साइंटिस्ट के दिमाग में ये बात आई कि हो ना हो कुछ गड़बड़ इस फॉर्मूले में ही हो, तो क्यों ना इस बार हम लोग इन एलिमेंट्स को अरेंज करें फॉर्मूला चेंज करके। और फिर उन्होंने फॉर्मूला चेंज कर दिया और पीरियोडिक टेबल बना डाला, जिस पीरियोडिक टेबल को हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। और इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अभी तक जिस वक्त मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप हमसे पढ़ रहे हैं, उस वक्त तक भी किसी तरह का कोई क्वेश्चन अराइज नहीं हुआ है। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, थ्रू आउट द वर्ल्ड वाइडली एक्सेप्टेबल है। हर कोई इससे वेल सेटिस्फाइड है और इसी पीरियोडिक टेबल का यूज हर जगह हो रहा है अक्रॉस द
ग्लोब। अब है कि इस वाले पीरियोडिक टेबल में उन्होंने क्या किया कि जो भी नॉन एलिमेंट्स थे उनके पास, उन सभी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स अरेंज किया। यानी कि दो बेसिक चीजें हैं जो हमेशा किसी एलिमेंट से अटैच हो रही हैं। पहली चीज की एटॉमिक नंबर, दूसरा चीज एटॉमिक मास नंबर। तो यहां पर एटॉमिक नंबर को लिया गया और नॉन एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स में अरेंज किया गया और बाकी सेम वे अपनाया गया जो वे मेंडलीव साहब ने अपनाया था। यानी कि वही चीज, जितने एलिमेंट्स नोन थे उतने कार्ड्स लिए गए, ईच कार्ड पर ईच एलिमेंट का नाम लिखा गया, उसका एटॉमिक नंबर लिखा गया, उसका एटॉमिक मास लिखा गया और उस एलिमेंट की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखी गई, उसकी सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज लिखी गई और सारे कार्ड्स लेकर के एक दीवार के सामने हाजिर हो गए। क्योंकि इस बार हम अरेंज कर रहे थे नॉन एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स के बेसिस पर, इसलिए सबसे पहले जाहिर सी बात है कि उसी एलिमेंट को रखेंगे जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है। और सबसे कम एटॉमिक नंबर किसका? हाइड्रोजन का। फिर दीवार पे लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर पर हाइड्रोजन के कार्ड को चिपका दिया। अब हाथ में बाकी सारे जो कार्ड्स बचे गए हैं उनमें से वन बाय वन कार्ड्स को देखते चले जा रहे हैं और उन कार्ड्स पे लिखे हुए एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को हाइड्रोजन के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज से मैच करते चले जा रहे हैं। और साथ में यह भी ध्यान दे रहे हैं कि उसके ग्रुप में जो भी नियरेस्ट एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट हो वही आना चाहिए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जब अरेंज किया गया स्टेप बाय स्टेप, तो इस टाइप का पीरियोडिक टेबल बन करके तैयार हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स के बेसिस पर। आप देखते हैं कि ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तैयार हो गया, इसमें क्या वो कमियां हैं जो मेंडलिस पीरियोडिक टेबल में थी? मेंडलिस पीरियोडिक टेबल में एक कंफ्यूजन हाइड्रोजन को लेकर के था कि भाई हाइड्रोजन को हमने लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जैसे मेटल्स के ग्रुप में क्यों रखा, जबकि उसकी प्रॉपर्टी तो हैलोजेंस यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से भी मैच करती है, तो उनके ग्रुप में क्यों नहीं रखा? यहां पर एक्सप्लेनेशन मिल गया कि क्यों नहीं रखा। यहां भी हाइड्रोजन को लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिबिडियम जैसे मेटल्स के ग्रुप में ही रखा गया है। हैलोजेंस के ग्रुप में यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के ग्रुप में नहीं रखा गया, क्योंकि हमने पीरियोडिक टेबल किस बेसिस पर बनाया है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स के बेसिस पर एलिमेंट्स को अरेंज किया है। यानी कि सबसे पहले वो एलिमेंट आएगा जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है, पीरियोडिक टेबल के सबसे शुरू में वही आएगा। तो सबसे कम एटॉमिक नंबर किसका है? हाइड्रोजन का है। तो पीरियोडिक टेबल के सबसे शुरू में वही आएगा, हाइड्रोजन। तो आ गया हाइड्रोजन, मिल गया एक्सप्लेनेशन। दूसरा चीज, जो उसमें आइसोटोप्स को लेकर के जो प्रॉब्लम एराइज हुई थी कि यहां पर तो हमको ऐसे एलिमेंट्स मिल रहे हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है, तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? तो यहां पर उसका भी सॉल्यूशन मिल गया, क्योंकि हम इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर से अरेंज कर रहे हैं, मास नंबर का कोई झमेला नहीं है। इसीलिए यहां हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है। तो चाहे हाइड्रोजन का कोई भी आइसोटोप हो वो यही रहेगा, कहीं और नहीं जाएगा, चाहे वो H11 हो, H12 हो या H13 हो। उसी तरह कार्बन के 2 आइसोटोप्स, कार्बन C612 एंड कार्बन C614, क्योंकि दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, 6 है, और हमारा पीरियोडिक टेबल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस पर बेस्ड ऑन है, इसीलिए जहां एटॉमिक नंबर 6 है वहीं पर ये दोनों कार्बन चाहे
ये SS12 हो या SS14 हो, ये दोनों आइसोटोप्स सेम स्लॉट में फिक्स होंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। यानी कि कार्बन यहां आएगा, कार्बन का हर आइसोटोप इसी स्लॉट में आएगा, कहीं और नहीं जाएगा। उसी तरह यूरेनियम है, यूरेनियम 92-235 या यूरेनियम 92-238, दोनों ही आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम है 92, दोनों ही आइसोटोप सेम स्लॉट में आएंगे जहां पर एटॉमिक नंबर 92 आएगा। तो वो प्रॉब्लम भी दूर हो गई, वो वाली प्रॉब्लम भी, हाइड्रोजन वाली प्रॉब्लम भी दूर हो गई। अब आइसोबार्स को लेकर जो लिटिल बिट कंफ्यूजन था, हालांकि मेजर कंफ्यूजन नहीं था, वो माइनर कंफ्यूजन, लिटिल बिट कंफ्यूजन था। आइसोबार्स ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक मास तो सेम होते बट एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट होते हैं। तो भाई एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं, हमारे पीरियोडिक नंबर एटॉमिक नंबर के इनके जो पर बेस्ड ऑन है, वो दोनों एलिमेंट अपन दो जगह ले लेगा अलग अलग, जिसका एटॉमिक नंबर जहां जाएगा वो वहीं उसी स्लॉट में जाकर के फिट होगा। जैसे कि कैल्शियम और आर्गन, ये आइसोबार्स हैं, दोनों का एटॉमिक मास 40 बट एटॉमिक नंबर आर्गन का जहां 18 है और वहीं कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। ये दोनों, आर्गन यहां आया, कैल्शियम यहां आया, अपने एटॉमिक नंबर वाले स्लॉट में, एटॉमिक मास से कोई लेना देना नहीं है। तो वो प्रॉब्लम भी यहां पर टोटली सॉल्व आउट हो गई। इस पीरियोडिक टेबल में भी जब बनाया गया तब ये देखा गया कि बहुत सारे स्लॉट्स एम्प्टी हैं, खाली हैं, खाली रह गए, उसमें कोई एलिमेंट अभी नहीं आया है। यानी कि वहां भी फिर यही प्रेडिक्शन किया गया मेंडलीव की तरह कि इस यूनिवर्स में और भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं जो अभी तक डिस्कवर आउट नहीं हुए हैं, लेकिन वो फ्यूचर में डिस्कवर आउट होंगे। और जब वो फ्यूचर में डिस्कवर आउट होंगे तो इन एम्प्टी स्लॉट्स में अपना प्लेस पालेंगे बिना इस पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब किए हुए। और अगर फिर भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स डिस्कवर्ड होते हैं जिनके लिए इसमें कोई स्लॉट नहीं खाली है, तो वो एलिमेंट्स भी वेल अरेंज्ड हो जाएंगे बिना इस पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब किए हुए। या तो वो अपने लिए कोई नया ग्रुप बना लेंगे या फिर नया पीरियड बना लेंगे। इसीलिए अब सारी बातें चूंकि यहां पर मैच कर रही हैं, सबको सेटिस्फाई कर रही हैं, कहीं किसी तरह का कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन एराइज नहीं हो रहा है, इसीलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाइडली एक्सेप्टेबल हो गया, सेटिस्फैक्टरली एक्सेप्टेबल हो गया सबके लिए। और ये अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द वर्ल्ड आज तक और अभी तक यूज हो रहा है और शायद कमिंग फ्यूचर में भी यूज होता रहेगा। तो ये यूज हुआ। तो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अब हम जरा गौर से देखें तो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स हैं। जैसे मेंडलीव ने कहा था कि वर्टिकल जो कॉलम्स हैं उनको ग्रुप्स कहा था, तो यहां भी वर्टिकल कॉलम्स बन रहे हैं 18, और इन 18 वर्टिकल कॉलम्स को कहा कि 18 ग्रुप्स हैं। तो इसमें 18 ग्रुप्स मिल गए। जिस तरह से मेंडलीव साहब ने कहा कि हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड्स बोलेंगे, तो यहां पे हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स ही बोला गया। तो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स मिले। 1 2 3 4 5 6 7 ये पीरियड्स हैं, हॉरिजॉन्टल रोज लेफ्ट टू राइट, एंड टॉप टू डाउन 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, यानी कि 18 ग्रुप्स हैं। ये जो मेन पीरियोडिक टेबल यहां ये ऊपर तैयार हुआ, इसमें यहां एटॉमिक नंबर 57 पे कहानी शुरू हुई और फिर यहां पर ये एलिमेंट आ गया HF, एटॉमिक नंबर 72। तो बीच के जो एलिमेंट्स रह गए 58 से लेकर के 71 तक, वो बाद में डिस्कवर आउट हुए। और यहां पर देखिए ये स्टार यहां डाल दिया गया है, स्टार डाल करके, और उन सबको वेल अरेंज कर दिया गया, जिनको कि हम लैंथेनॉइड्स के नाम से जानते हैं। ठीक उसी तरह से ये मेन पीरियोडिक टेबल यहां पर AC एलिमेंट आ रहा है जिसका एटॉमिक नंबर 89 है, और फिर उसके बाद आ जा रहा था RF जिसका एटॉमिक नंबर 104 है। यानी कि बीच में एटॉमिक नंबर 90 से लेकर के 103 तक बाद में डिस्कवर आउट हुए। जब बाद में डिस्कवर आउट हुए तो उनको यहां पर डबल स्टार डाल करके उन सबको यहां पर बाद में वेल अरेंज कर दिया गया, और इनको बोलते हैं
एक्टिनोइड्स, यानी कि पीरियोडिक टेबल बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। इधर के कुछ स्लॉट्स बिल्कुल खाली थे शुरू में, जैसे एलिमेंट डिस्कवर आउट उन स्लॉट्स में फिल होते चले गए हैं और ये टोटली अब मेन पीरियोडिक टेबल भी कंप्लीटली फिल्ड है आज के डेट में, और ये भी कंप्लीटली फिल्ड है। इसका अर्थ ये नहीं है कि कंप्लीटली फिल्ड हो गया, अब इसमें कहीं कोई किसी तरह का कोई स्लॉट खाली नहीं है तो और एलिमेंट्स यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मे भी एग्जिस्ट करते हो, हमें नहीं मालूम है। नियर फ्यूचर में, कमिंग फ्यूचर में वो डिस्कवर आउट हो जाएंगे, और जब डिस्कवर आउट हो जाएंगे तो जैसे प्रेडिक्ट किया गया है उस प्रेडिक्शन के अनुसार हो सकता है कि पीरियोडिक टेबल डिस्टर्ब नहीं हो, वो अपना प्लेस फाइंड आउट कर ले बिना इसको डिस्टर्ब किए हुए, कोई नया ग्रुप तैयार हो जाए या फिर कोई नया पीरियड तैयार हो जाए और उसमें वे वेल अरेंज्ड हो जाए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से हम क्या क्या चीजें मार्क कर रहे हैं, क्या क्या हम समझ पा रहे हैं। अब इसको जरा सा फोकस करते हैं। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जब हम एक ग्रुप में, किसी भी एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है, मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ती है और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी घटती है। ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, तब जो एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं उनमें मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है। मेटालिक प्रॉपर्टी क्या है? मेटालिक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की प्रॉपर्टी, और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की प्रॉपर्टी। यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन कैटआयन बनाने की प्रॉपर्टी हो गई मेटालिक प्रॉपर्टी, और इलेक्ट्रॉन्स गेन करके निगेटिव आयन यानी कि एनायन बनाने की प्रॉपर्टी हो गई नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी। और जब हम एक ग्रुप में, किसी भी एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जब जाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, तो यही होता है कि मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स लूज करके पॉजिटिव यानी कि कैटआयन बनाने की प्रॉपर्टी इंक्रीज होती चली जाती है, और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी यानी कि इलेक्ट्रॉन्स गेन करके नेगेटिव आयन यानी कि एनायन बनाने की प्रॉपर्टी डिक्रीज होती चली जाती है। अब ये क्वेश्चन हो जाता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब भी हम एक ग्रुप में टॉप टू डाउन जाते हैं, टॉप टू बॉटम जब जाते हैं, तो एक पीरियड चेंज हो जाता है। यानी कि हाइड्रोजन से जब आप लिथियम पर आते तो फर्स्ट पीरियड था, सेकंड पीरियड हो गया, और लिथियम से आप सोडियम पर आते तो थर्ड पीरियड हो गया, सोडियम से आप पोटेशियम पर आते तो फोर्थ पीरियड हो गया। इसी तरह से पीरियड इंक्रीज होता चला जाता, और जैसे आप नेक्स्ट पीरियड में जाते हैं, उस एटम में एक नया ऑर्बिट, एक नया शेल ऐड हो जाता है। और जब उसमें एक नया ऑर्बिट, नया शेल ऐड हो जाता है, तो क्या हो गया, अब उस नए शेल में जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ जाता है। आप यहां बात को समझें। मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए न्यूक्लियस क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, और इसके बाहर यह रहा एक ऑर्बिट, एक शेल, एक एनर्जी लेवल, जिसमें चूंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, यानी कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसका अर्थ है कि हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है, और वो 1 इलेक्ट्रॉन यहां आया। हमें यह भी मालूम है कि अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज यानी कि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, यूं कहे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ है। बात समझ में आ रही है? और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपने 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा है, F = G × M1 M2 अपॉन
d²। यानी कि टू ऑब्जेक्ट्स या टू पार्टिकल्स के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, G इंटू m1 m2 अपॉन में d²। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मासेस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया और उनके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। यानी कि उनके एटॉमिक मासेस जितने इंक्रीज होते चले जाएंगे उनका प्रोडक्ट भी इंक्रीज होता चला जाएगा और उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता चला जाएगा और उन दोनों ऑब्जेक्ट से दोनों पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस जितना बढ़ता चला जाएगा उसका स्क्वायर भी उतना ही बढ़ता चला जाएगा। यानी कि लगने वाला फोर्स उतना ही डिक्रीज होता चला जाएगा। यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास तो फिक्स है, वो चेंज नहीं होने वाला है। यानी कि ऊपर m1 इंटू m2 प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाला है ना। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के मास का जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। और एक एटम में जितने नंबर ऑफ, एक न्यूट्रल एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और वही उनका एटॉमिक नंबर होता है। यानी कि जितना नेगेटिव मास होगा उतना ही पॉजिटिव मास होगा। यानी कि मास तो इक्वल ही होगा और मास हमेशा कांस्टेंट होगा। ये हमेशा कांस्टेंट ही निकलने वाला है। डिफरेंस क्या आने वाला है कि उनके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के बीच में। तो यहां पर ये डिस्टेंस है तो यहां पर कम डिस्टेंस है तो यहां पर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। अब जैसे ही यहां से फर्स्ट पीरियड हम सेकंड पीरियड में यानी कि लिथियम के पास जब पहुंचे तो यहां पर इसके बाहर एक और ऑर्बिट जुड़ गया, एक और शेल जुड़ गया, एक और एनर्जी लेवल जुड़ गया। अब क्या हो गया जुड़ जाने से कि अब इसके अंदर अब यहां हो गए एक और इलेक्ट्रॉन और यहां एक और इलेक्ट्रॉन हो गया। ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स है। फर्स्ट ऑर्बिट की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है तो बच जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, यही जाएगा वैलेंस ऑर्बिट में यानी कि लास्ट ऑर्बिट में और वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। अब जो ये एक इलेक्ट्रॉन यहां आया है इसका डिस्टेंस तो न्यूक्लियस से बढ़ गया और जब डिस्टेंस बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस वाले इलेक्ट्रॉन पर पहले से कम हो गया, यानी कि उसकी पकड़ कम हो गई। जब न्यूक्लियस की पकड़ इस इलेक्ट्रॉन पर कम हो गई तो इस इलेक्ट्रॉन को निकल बाहर होने की कैपेसिटी बढ़ गई, यानी कि वो इजीली लूज होगा। इलेक्ट्रॉन लूज होकर क्या बनेगा, एटम क्या बनाएगा, कैटआयन, पॉजिटिव आयन बनाएगा। इसी तरह से आगे जब आप समझते चले जाएंगे, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब आप जैसे यहां आ गए सोडियम में थर्ड पीरियड, यानी कि इसमें एक और ऑर्बिट यहां पर ऐड हो जाएगा, एक और शेल ऐड हो जाएगा, एक और एनर्जी लेवल ऐड हो जाएगा। ऐड हो गया। अब एटॉमिक नंबर कितना है सोडियम का, 11, यानी कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन का 2 8 1। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गए आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स। बच गया 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस ऑर्बिट में, वैलेंस शेल में, वो यहां आ गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका डिस्टेंस तो न्यूक्लियस से और अधिक हो गया ना, इस इलेक्ट्रॉन की तुलना में, इस इलेक्ट्रॉन की तुलना में इसका डिस्टेंस और अधिक हो गया। यानी कि जैसे डिस्टेंस बढ़ गया न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पर लगने वाला जो था वो और कम हो गया, यानी कि न्यूक्लियस की पकड़ इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर और कम हो गई। ये इलेक्ट्रॉन और इजीली लूज हो सकता है। बात समझ में आ गई? तो यही हमने कहा, इसी वजह से जब भी हम एक ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में जब हम टॉप टू डाउन, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एलिमेंट्स की मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटआयन बनाने की, पॉजिटिव आयन बनाने की प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन यानी कि एनायन बनाने की प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि किसी भी ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, हर एक नेक्स्ट लेवल पर जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है, एटम का साइज इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज होता है जी? आप नेक्स्ट पीरियड में जा रहे हैं और वहां पर एक एक्स्ट्रा, एक और ऑर्बिट, एनर्जी लेवल
शेल ऐड हो जा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसका साइज इंक्रीज हो जा रहा है। एक बार इसी को आप देखिए, पहले जब बात हाइड्रोजन तक थी तो एटम का साइज यहीं तक था, लिथियम पर आया तो एटम का साइज यहाँ है, उसमें एक और ऑर्बिट ऐड हो गया, तो पहले से एटम का साइज बढ़ गया नहीं बढ़ गया। और जब आप सोडियम पे पहुंचे तो एक और ऑर्बिट बाहर से ऐड हो गया, यानी एटम का साइज इंक्रीज हो गया। और आप वही जब आप फोर्थ पीरियड में जाएंगे पोटेशियम के पास, तो इसमें एक और ऑर्बिट यहां पर ऐड हो जाएगा, एक और एनर्जी लेवल, एक और शेल ऐड हो जाएगा, यानी एटम का साइज पहले से और इंक्रीज हो जाएगा, है ना। यानी कि टॉप टू बॉटम जाने पर, टॉप टू डाउन जाने पर, ईच नेक्स्ट लेवल पर जाने पर चूंकि वन ऑर्बिट ऐड हो जाता है, एक ऑर्बिट, एक शेल, एक एनर्जी लेवल और ऐड हो जाता है, इसीलिए एटम का साइज इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट चीज क्या देखते हैं कि एक ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम, टॉप टू डाउन जितने भी एलिमेंट्स आते हैं ना, सबकी वैलेंसी सेम होती है। यहां पर हाइड्रोजन की भी वैलेंसी 1 है, लिथियम की भी वैलेंसी 1 है, सोडियम की वैलेंसी 1 है, पोटेशियम की वैलेंसी 1 है, रुबिडियम की भी वैलेंसी 1 है, सीजियम की भी वैलेंसी 1 है, फ्रेंशियम की भी वैलेंसी 1 है। इन सब की वैलेंसी 1 1 1 1 है। उसी तरह सेकेंड ग्रुप में आप देखेंगे बेरिलियम की वैलेंसी 2, मैग्नीशियम वैलेंसी 2, कैल्शियम की वैलेंसी 2 और आगे बेरियम की भी वैलेंसी 2, इन सब की वैलेंसी 2 2 2। उसी तरह जब आप इसमें आएंगे इस ग्रुप में, थर्ड ग्रुप में, इन सभी की वैलेंसी 3, यानी कि किसी भी ग्रुप में आप यहां देख लीजिए 17th ग्रुप में देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की वैलेंसी 1। आप यहां देखिए ऑक्सीजन, सल्फर, इन सब की वैलेंसी 2, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सॉरी नाइट्रोजन और ये है फास्फोरस, इन सब की वैलेंसी सेम। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इन सब की वैलेंसी सेम 4। इसी तरह से आप यहां देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इन सब की वैलेंसी 0। किसी भी ग्रुप में आप देखिए ऊपर से नीचे, टॉप टू डाउन, टॉप टू बॉटम, जितने भी एलिमेंट्स आए उन सब की वैलेंसी सेम, इक्वल। अब तो ये बात हो गई ग्रुप्स की। अब जरा हम बात कर लेते हैं पीरियड्स के। पीरियड्स में जब हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाता है बाय 1। फर्स्ट पीरियड में यहां हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है, यहां हीलियम एटॉमिक नंबर 2 है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो गया बाय 1। सेकंड पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, यहां लिथियम एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, नियॉन एटॉमिक नंबर 10। यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है बाय 1। किसी भी पीरियड में, आप थर्ड पीरियड में भी चेक कर सकते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18। अब फोर्थ में देखिए पोटेशियम 19, कैल्शियम 20 एंड सो ऑन। तो इसी तरह किसी भी आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, हर एक स्टेप पर एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाएगा बाय 1। हर नेक्स्ट स्टेज पर एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाएगा बाय 1। ठीक है। अब है कि किसी भी पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स आए हैं, सब एलिमेंट्स के पास सेम नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होंगे, यानी कि सेम नंबर ऑफ शेल्स होंगे, सेम नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स होंगे। जैसे फर्स्ट पीरियड की बात करें तो हाइड्रोजन में भी एक ही ऑर्बिट होता है, हीलियम में भी एक ही ऑर्बिट होता है। सेकंड पीरियड में लिथियम में 2 ऑर्बिट होते हैं, बेरिलियम के पास भी 2 ही ऑर्बिट होते हैं, बोरॉन के पास भी 2 ही ऑर्बिट होते हैं, कार्बन के पास भी 2 ही ऑर्बिट, नाइट्रोजन के पास भी 2 ही ऑर्बिट, ऑक्सीजन के पास भी 2 ही ऑर्बिट, फ्लोरीन के पास भी 2 ही ऑर्बिट और नियॉन के पास भी 2 ही ऑर्बिट। थर्ड पीरियड में सोडियम के पास भी 3 ही ऑर्बिट, मैग्नीशियम के पास भी 3 ही ऑर्बिट, एल्युमिनियम के पास भी 3 ही ऑर्बिट, सिलिकॉन के पास भी 3 ही ऑर्बिट, फास्फोरस के पास भी 3 ही ऑर्बिट, सल्फर के पास भी 3 ही ऑर्बिट, क्लोरीन के पास भी 3 ही ऑर्बिट और आर्गन के पास भी 3 ही ऑर्बिट। उसी तरह फोर्थ पीरियड में पोटेशियम के पास भी 4 ही ऑर्बिट, कैल्शियम के पास भी 4 ही ऑर्बिट, इन सबके पास 4 ही ऑर्बिट। चाहे कहीं भी आप जाए, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है, जिंक है, गैलियम है, जर्मेनियम है,
वगैरह वगैरह, यहां तक हर किसी के पास सेम नंबर ऑफ ऑर्बिट्स मिलेगा। आप किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, उसमें जितने भी एलिमेंट्स आए हैं सबके पास सेम नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, सेम नंबर ऑफ शेल्स, सेम नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स होंगे। नेक्स्ट, जब हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। यह ध्यान देना है, एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है एटॉमिक साइज? जब भी हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, चूंकि एटॉमिक नंबर बाय 1 इंक्रीज हो जाता है। तो इसका असर क्या पड़ा, जरा आप यहां पर हम समझते हैं। से फॉर एग्जांपल फर्स्ट पीरियड की बात ले लेते हैं। हाइड्रोजन है, ये न्यूक्लियस है, उसके बाहर एक ही ऑर्बिट है जी। इसके पास एक ही प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक नंबर 1 है, और जितना एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो इसके पास एक ही प्रोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 यूनिट इसके पास नेगेटिव चार्ज है एंड 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। इन्हीं दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी 1 ही यूनिट लग रहा है, और उसी के अनुसार ये ऑर्बिट अटैच्ड है न्यूक्लियस की तरफ। जैसे ही अब हाइड्रोजन से हम हीलियम पर पहुंचे, जिसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 2। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 मींस उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 2 प्रोटॉन्स हैं। तो अब न्यूक्लियस में आ गए 2 प्रोटॉन्स और यहां आ गए ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि नेगेटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड नेगेटिव चार्ज हो गया -2 और 2 प्रोटॉन्स यानी कि पॉजिटिव चार्ज हो गया +2। पहले क्या था? -1 +1, यहां हो गया -2 +2, यानी कि नेगेटिव चार्ज ही पहले की तुलना में डबल हो गया और पॉजिटिव चार्ज ही पहले की तुलना में डबल हो गया। जाहिर सी बात है कि पहले उनके बीच में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता था, अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस ऑर्बिट को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, यानी कि ये ऑर्बिट किधर खींच के चला जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। किसकी तरफ? न्यूक्लियस की तरफ। यानी कि ये जो ऑर्बिट अभी यहां था वो श्रिंक होकर के कहां जाएगा? यहां आ जाएगा। तो पहले की तुलना में इतना एटॉमिक साइज डिक्रीज हो गया। इसी तरह सभी जगह होता है, यानी कि हम किसी भी पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा होता है ईच लेवल पर बाय 1। नेक्स्ट, हम किसी भी पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स लूज करके कैटायन बनाने की, पॉजिटिव आयन बनाने की प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है, जबकि नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स गेन करके नेगेटिव आयन यानी कि एनायन बनाने की प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। अब ये क्यों होता है? आप इसी बात से समझिए कि जब पहले ये ऑर्बिट यहां था, एक बार फिर से मैं बना ले रहा हूं, ये न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन है और ये ऑर्बिट है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी ये ऑर्बिट क्या है? निगेटिवली चार्ज्ड है, क्योंकि इसके निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, तो निगेटिवली चार्ज है, और न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन से तो पॉजिटिवली चार्ज है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से ये यहां पर है। अभी पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बीच में ये डिस्टेंस है ना, और जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ, यानी कि यहां पर इस ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हुए, न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हुए, तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होने के कारण ये ऑर्बिट किधर सरक के आया? और यहां सरक के आया, न्यूक्लियस के नजदीक आया। जब वो न्यूक्लियस के नजदीक आ गया, यानी कि एटम का साइज डिक्रीज हो गया। नजदीक आते ही क्या हो गया? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स थे, उनके ऊपर न्यूक्लियस की पकड़ बढ़ गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और पहले से बढ़ गया। तो जब पकड़ बढ़ गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, तो जाहिर सी बात है लूज करने की कैपेसिटी घट गई, है ना, लूज करने की कैपेसिटी घट गई, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी बढ़ गई। इसीलिए किसी भी पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है?
मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स लूज करके पॉजिटिव आयन कैटायन बनाने की प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है, और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स गेन करके नेगेटिव आयन बनाने की प्रॉपर्टी इंक्रीज होती चली जाती है। यही कारण है कि इस पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, पूरे पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट चले जाते हैं क्या होता है, मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। यानी कि मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होते होते, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होते होते एक स्टेज यहां मिलता है जहां पर एलिमेंट्स के पास लगभग जितनी मेटालिक प्रॉपर्टी उतनी नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी है, यानी कि उनके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज आ गए, मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी आ गई, और ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं मेटालॉइड्स। तो यहां पर ये मेटालॉइड्स हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ये सब क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो एलिमेंट्स देख रहे हैं ये 7 एलिमेंट्स हैं मेटालॉइड्स। यानी कि इन सभी एलिमेंट्स के पास मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी है। फिर सब हम और आगे बढ़ते हैं तो मेटालिक प्रॉपर्टी और डिक्रीज हो जाते हैं, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी और इंक्रीज हो जाती है, यानी कि उन एलिमेंट्स में अब नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी बिल्कुल खुल के दिखने लगती है, या यूं क्या केवल नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी ही रह गई, मेटालिक प्रॉपर्टी खत्म हो गई। इसीलिए अब यहां पर जब आप आते हैं तो ये जो पोर्शन है, यहां पर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ये एलिमेंट्स क्या है, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड के जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं। यहां पर ये जिग जैग एक लाइन जैसी जो बन रही है, जिस जिग जैग लाइन में ये जो 7 एलिमेंट्स आ रहे हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, ये हो गए मेटालॉइड्स, और उसके जो राइट के जो एलिमेंट्स आ गए, ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह, ये सारे जो एलिमेंट्स आ गए, ये सब के सब हो गए नॉन मेटल्स। यानी कि हमारे पास जो टोटल 118 एलिमेंट्स नोन है, उसमें ज्यादातर एलिमेंट्स मेटल्स हैं, मेटालिक प्रॉपर्टी रखे हुए हैं। 7 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मेटालॉइड्स हैं, यानी कि जिनके पास मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी है, और इधर जो कुछ एलिमेंट्स बच गए वो सब नॉन मेटल्स हैं। एक्चुअली यहां पर साइंटिस्ट में भी मतभेद है, जो विशेषज्ञ लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनमें भी मतभेद है। एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली इतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं, इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेटलॉइड्स हैं, और इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेटल्स हैं। ये एग्जैक्ट काउंटिंग कहीं नहीं है, ये कहीं काउंटिंग आपको वेरी करेगी, यानी कि नॉन मेटल्स की काउंटिंग कहीं 17 मिलेगी, कहीं 18 मिलेंगी, कोई कहेगा 23 है, कोई कहता है 26 है, अलग अलग काउंटिंग। अब उनके सोचने का तरीका है, समझने का तरीका है, अलग अलग तरीके से जब सोचते हैं, समझते हैं, उनके प्रॉपर्टीज को देखते हैं, तो ये काउंटिंग अलग अलग हो जाती है। लेकिन हम लोग अपने लेवल पर बेसिकली कह सकते हैं कि हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 98 नेचुरली अकरिंग है, 20 जो रिमेनिंग एलिमेंट्स आर्टिफिशियल प्रिपेयर्ड है ना। और इस 118 एलिमेंट्स में से बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स हमारे पास क्या हो गए, मेटलॉइड्स हो गए। ये जो बच गए, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन वगैरह, ये सब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और इधर एक हाइड्रोजन, यह भी क्या होता है, नॉन मेटल ही होता है। तो ऑलमोस्ट 18 एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं, मतलब हम अपने लेवल पर कह सकते हैं। इसमें कंफ्यूजन है और अलग अलग लोग अलग अलग काउंटिंग बताते हैं, इसलिए आप परेशान नहीं हो कि मैं आपको पढ़ा तो कितने बता रहा हूं, आपने किसी किताब में इतना पढ़ा, किसी किताब में इतना पढ़ा, किसी किताब में इतना पढ़ा, इंटरनेट पर आपने इतना देखा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है।
एक नियर अबाउट आइडिया आपको लेकर के चलना है कि नंबर ऑफ मेटल वाइड्स हो गए 7, नंबर ऑफ नॉन मेटल्स हो गए 18, 17 इधर और 1 इधर, 18 और 7 कितने हो गए 25। तो 118 में से 25 लेस कर दिए, बाकी जो बचते हैं वो क्या हो गए, मेटल्स हो गए, एक रफली हम लोग कह सकते हैं। तो यहां पर हमारा ये जो चैप्टर 5 है साइंस का या केमिस्ट्री का चैप्टर 5, केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स फिनिश होता है। आज एक ही क्लास में, एक ही टीचिंग वीडियो में हमने कोशिश किया आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ाने के। अब हमारी कोशिश कितनी अच्छी रही ये तो आपका फीडबैक बताएगा।